गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्यूट डिजीज के बारे में पढ़ा, एफोरिज्म 73। आई थिंक कि आप लोग उसके थ्रू गए होंगे। हम लोग अगेन एफोरिज्म 73 को एक बार देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको रिवाइज करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग याद करेंगे कि एक्यूट डिजीज क्या है। ऑब्वियसली एक्यूट डिजीज के बारे में एफोरिज्म 72 में मास्टर हैनीमैन ने कहा है कि एक्यूट डिजीज क्या है। एक्यूट डिजीजेज आर रैपिड मॉर्बिड प्रोसेसेज ऑफ एबनॉर्मली डियरेंट vital force. Acute diseases are rapid morbid processes of abnormally different vital force which has a tendency to finish their course quickly, more or less, always in fixed time. एक्यूट डिजीजेज का कोर्स जो है जल्दी से पूरा होता है और हमेशा एक निश्चित समयावधि में पूरा होता है। ठीक है, वो आप मेडिसिन दीजिए या ना दीजिए, उसका जो पीरियड है, टाइम है, उस टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो आइदर डेथ होगा या रिकवरी होगा, इसमें से इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये आपको माइंड में रखना है। तो एक्यूट डिजीज के लिए फर्स्ट चीज रैपिड होता है। सेकेंड चीज, इसका जो कोर्स है ये ऑलवेज ऑलवेज एक फिक्स टाइम के अंदर पूरा होता है, ऑलवेज एक फिक्स टाइम के अंदर पूरा होता है। ये ध्यान में रखना है। आप मेडिसिन दीजिए या न दीजिए, ये डेथ या रिकवरी में ये मतलब कंप्लीट होगा। बट 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 अगर मेडिसिन दीजिएगा तभी क्योर होगा, बिना मेडिसिन के क्योर नहीं होता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वो भी कौन सा मेडिसिन? होम्योपैथिक मेडिसिन। एक्यूट डिजीज में अगर आप मेडिसिन नहीं दे रहे हैं तो वो रिकवरी होगा, क्योर नहीं होगा। ऑलवेज इसका जो पोस्ट इफेक्ट है वाइटलिटी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा और इससे बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्यूट डिजीजेज क्या है। तो एक्यूट डिजीजेज लैटेंट सोरा के एक्सप्लोजन के चलते होती है, ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन के चलते होती है। हम लोगों ने जब कॉज को लेके एक्यूट डिजीजेज पे ध्यान देना शुरू किया, कॉज को लेके एक्यूट डिजीजेज पे ध्यान देना शुरू किया, तो हमने देखा कि सेम कॉज सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली अगर कॉज के चलते ये होता तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी इफेक्टेड। बट ये कॉज के चलते नहीं हो रहा है। ये किस चीज के चलते हो रहा है? ये किसी और कारण से हो रहा है। वो और कारण क्या है? वो और कारण है मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी। मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी हमारे अंदर क्यों डेवलप होता है? क्रॉनिक मायाज्म्स के चलते। बैकग्राउंड में जो क्रॉनिक मायाज्म्स है उनके चलते हमारे अंदर मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी डेवलप होता है। क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई ये बोला गया है कि ये जो एक्यूट डिजीज है ये ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा के चलते होता है। सोरा क्रॉनिक मायाज्म जब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि लेटेंट स्टेज में मायाज्म जो होता है वो कोई भी प्रत्यक्ष सिम्टम नहीं देता है, कोई भी सामने दिखाई देने वाला सिम्टम नहीं देता है। ये ऐसे लगता है जैसे कि ऑर्गेनिज्म इज एपेरेंटली हेल्दी। एपेरेंटली हेल्दी माने स्वस्थ जैसा, हेल्दी जैसा, हेल्दी नहीं। ठीक है, स्वस्थ जैसा लेकिन एकदम स्वस्थ नहीं, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये है एपेरेंटली हेल्दी का मतलब। तो लेटेंट सोरा उसके अंदर है। और जो बस हम लोगों ने क्या एग्जांपल दिया था कि ये जस्ट एक डायनामाइट या बारूद का एक ढेर है जहां पे एक चिंगारी का जरूरत है। भीगी हुई लकड़ी अगर कहीं पड़ी हुई है, तो वहां चिंगारी लगेगी भी तो कुछ नहीं होगा, आग नहीं लगेगा। या ईंट अगर है कहीं रखा हुआ तो उस पर अगर चिंगारी पड़ती है तो आग नहीं लगेगा। बट केरोसिन है, पेट्रोल है, सीएनजी है या बारूद है, ऐसी चीजें अगर है, वहां आग का एक छोटा सा टुकड़ा जाएगा और भयानक विस्फोट हो जाएगा।
भयानक विस्फोट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एक्साइटिंग कॉजेज हैं वो हेल्दी हेल्दी ऑर्गेनिज्म्स में, हेल्दी बॉडीज में कुछ नहीं कर पाती हैं, जस्ट एक इंडिस्पोजिशन क्रिएट करती हैं, अधिक से अधिक एक इंडिस्पोजिशन क्रिएट करती हैं। किंतु अगर ये डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म डिजीज्ड है, अगर ये सिक इंडिविजुअल है, तो वो उसके अगेंस्ट में बहुत ही वायोलेंटली रिएक्ट करेगा, डिसप्रोपोर्शनेटली रिएक्ट करेगा। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन एक्साइटिंग कॉज के चलते तो नहीं है। कल जो हम लोगों ने छत वाला एग्जांपल दिया था, बारिश हुआ लेकिन सबके छत से पानी नहीं टपका। किसके छत से पानी टपका? जिसका छत कमजोर था, जिसके छत में सीलन थी। सिमिलरली एक्साइटिंग कॉज के प्रति ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होगा, बट जिसके अंदर ये लेटेंट सोरा एग्जिस्ट कर रहा है वही ये एक्यूट डिजीज बनाएगा, एक्यूट डिजीज डेवलप होगा। नो लेटेंट सोरा, नो एक्यूट डिजीज, अधिक से अधिक इंडिस्पोजिशन होगा। ठीक है, अब ये एक्यूट डिजीज हम लोगों ने देखा कि थ्री टाइप्स के हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ और वीरुलेंस ऑफ एक्साइटिंग कॉज। स्ट्रेंथ और वीरुलेंस ऑफ एक्साइटिंग कॉज 3 टाइप का है, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा स्पोरेडिक एंड तीसरा इपिडेमिक। तीनों में इपिडेमिक वाले में जो एक्साइटिंग कॉज है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ ससेप्टिबिलिटी का कोई विशेष रोल नहीं होता है। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का कोई विशेष रोल नहीं होता है। यहाँ पे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कॉज होता है। सो ऐसे केसेज में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इफेक्टेड हुआ है। मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आप लोग पीएम से कम्युनिटी मेडिसिन के बुक से, पीएसएम के बुक से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इपिडेमिक डिजीज में के होम्योपैथिक कंसेप्ट में और जो अदर मेडिसिन का जो इपिडेमिक डिजीज का कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। जो कि वहां पे कहा जाता है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट अगर एक्सपेक्टेंसी के बियॉन्ड सोसाइटी में प्रेजेंट करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इपिडेमिक। तो ये डिफरेंस है यहाँ और वहां में, इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था तीन टाइप के एक्यूट डिजीजेज, और ये तीनों टाइप के एक्यूट डिजीजेज के 3 तरह के कॉज। ठीक है, और इसमें 3 तरह का ससेप्टिबिलिटी का स्टेटस। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सर्वे को, इस जनरल सर्वे ऑफ डिजीजेज को आगे बढ़ाते हुए एक्यूट डिजीज से हम लोग आगे आते हैं और हम लोग क्रॉनिक डिजीज की तरफ आते हैं। हम लोग एक छोटा सा चार्ट, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जो सर्वे ऑफ डिजीज है मास्टर हैनीमैन ने लिखा है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल डिजीज है ये। ठीक है, ये नेचुरल डिजीज है। ये नेचुरल डिजीज 2 तरह का हो सकता है, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। हम लोग नेचुरल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सर्जिकल डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये कहाँ लिखा है? ये चीज लिखा है हम लोगों के एफोरिज्म 72 में। नेक्स्ट एफोरिज्म 73 में ये जो एक्यूट डिजीज है, इसका 3 वेराइटी का बात हुआ है। कौन? इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड और इपिडेमिक। एक्यूट डिजीज का 3 सब वेराइटी का बात हुआ 73 में। अब ये एक्यूट डिजीज का जो सर्वे है ये पूरा हो गया। ट्रीटमेंट वाला पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 71 में डिस्कस किए थे कि
कि चूंकि हम लोग 71 में डिस्कस किए थे कि हम लोग इस पूरे रेस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट नॉलेज ऑफ डिजीज, तो अभी हम लोग नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में चल रहे हैं, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ डिजीज में हम लोग जनरल सर्वे ऑफ डिजीज कर रहे हैं, और जनरल सर्वे ऑफ डिजीज में हम लोगों ने नेचुरल डिजीज को 2 पार्ट में बांटा, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट को हम लोगों ने देख लिया कि ये इंडिविजुअल स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक डिजीज है। यहाँ पे हमको लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्यूट डिजीज वाले पोर्शन को टेम्पोरली पॉज दे देते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक डिजीज का। ये क्रोनिक डिजीज जो है, ये भी हनीमैन साहब ने 3 तरह का क्रोनिक डिजीज के बारे में बात किया है। 3 तरह के क्रोनिक डिजीज के बारे में बात किया है। पहला वाला क्रोनिक डिजीज ऐसा जो कि हनीमैन साहब के जमाने में भी बहुतायत एग्जिस्ट कर रहा था और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो ऐसा क्रोनिक डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का मतलब ऐसा क्रोनिक डिजीज जो कि आर्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है। कौन सा आर्ट? एलोपैथिक आर्ट के द्वारा वो क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस किया गया है। ऑब्वियसली वो क्रोनिक डिजीज है नहीं, बट पेशेंट के ऊपर इतना इंसल्ट हुआ है कि वो एक क्रोनिक डिजीज का रूप धारण कर लिया है, और इसीलिए उसको आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कहा गया है। तो ये आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज जो है हम लोग 3 एफोरिज्म्स में डिस्कस की हैं, 74, 75 एंड 76। ये क्रोनिक डिजीज टाइप दिखने वाले डिजीजों में फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पोर्शन जो है वो है स्यूडो क्रोनिक डिजीज या इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड क्रोनिक डिजीज, ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला, हुआ हमारा 74, 75 एंड 76। 74, 75 और 76। ध्यान देना है 74 में क्या है, कैसे ये होता है, कॉजेशन इसका कैसे कॉज होता है, ठीक है, कॉजेशन कैसे ये होता है। 75 में क्या है, इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन हुआ है, एंड 76 जो है 76 जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है किस चीज के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरा वाला जो है हम लोगों का ये है इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रोनिक डिजीजेज, जिसको हम लोग स्यूडो क्रोनिक डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली 77 में जिक्र हुआ है, और इसके बाद 78 से लेके 80 तक जो है हम लोगों का ट्रू क्रोनिक डिजीज, ये है ट्रू क्रोनिक डिजीज, जो कि क्रोनिक मायाजिन के चलते होता है, उसका जिक्र है, ठीक है, उसका जिक्र है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये 3 तरह की क्रोनिक डिजीजेज हैं, ये हम लोग जनरल सर्वे कर रहे हैं क्रोनिक डिजीजेज का, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं फर्दर डिस्कशन एफोरिज्म 74 से। एफोरिज्म 74 में क्या है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीजेज जो हैं उसको एक और नाम हम लोग कहते हैं एट्रियोजेनिक डिजीजेज। जो ट्रीटमेंट के चलते अगर कोई डिजीज डेवलप होता है तो मॉडर्न मेडिसिन में उसको एट्रियोजेनिक डिजीज कहा जाता है, ठीक है। कोई पेशेंट किसी काम के लिए, किसी कंडीशन के लिए अगर वो कोई मेडिसिन ले रहा है और उसके साइड इफेक्ट के चलते अगर उसको अंदर कोई पैथोलॉजी डेवलप होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रियोजेनिक डिजीजेज। बहुत सारी एट्रियोजेनिक डिजीजेज आजकल हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं, हनीमैन के जमाने में भी थी। तो ये सारी चीजों का बढ़िया से डिस्कशन और ये
करना है। और ये सारी चीजें जो है बेसिकली ध्यान दिया जाए तो हैनीमैन के ज़माने में भी एग्जिस्ट करती थी, उनके पहले भी एग्जिस्ट करती थी, और अभी तो मतलब पूछिए मत, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं तो एट्रियोजेनिक डिजीजेज, एट्रियोजेनिसिटी हद से ज़्यादा हो गई है। इवन इवन कुछ सर्वे ऐसे कहते हैं, इजराइल में एक सर्वे हुआ था, यूरोप में एक सर्वे हुआ था कि जब जब डॉक्टर्स का स्ट्राइक हुआ था तो उस टाइम में मॉर्टेलिटी ऑफ पेशेंट्स वेयर लोअर। जब डॉक्टर लोग हड़ताल पे थे तो उस समय पेशेंट्स का मॉर्टेलिटी कम हुआ था, और ये डाटा अवेलेबल है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि तो क्रॉनिक डिजीजेज में तो ये एट्रियोजेनिसिटी का मतलब कमाल कहा जाता है। ठीक है, तो एफोरिज्म 74 में स्पेशली आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेज के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज कैसे होता है। यहाँ पे बोला गया है कि लार्ज इवर इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन के चलते होता है, वेनेसेक्शंस के चलते होता है, ब्लड लेटिंग के चलते होता है। और सेम चीज आपको इस एफोरिज्म के फुटनोट में डिस्कस किया गया है। एफोरिज्म 74 के फुटनोट में एक हैनीमैन के आर्टिकल का जिक्र आया है, जिसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो फर्स्ट फुटनोट है 74 का, जहां पे लिखा है डाई एलोपैथिक इन वर्ट डे वर्मिंग एंड क्रेंके जेडर आर्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है एलोपैथी अ वर्ड ऑफ वार्निंग टू ऑल सिक पर्सन। एलोपैथी अ वर्ड ऑफ वार्निंग टू एलोपैथी अ वर्ड of warning to all sick person। ठीक है, ये हुआ एलोपैथी अवार्ड ऑफ वार्निंग टू ऑल सिक पर्सन। ये कब पब्लिश हुआ था? 1831 में। आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किंतु यदि आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एआईपीजीटी के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाला बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसका जिक्र कहाँ आया है? एफोरिज्म 74 के फुटनोट में, फर्स्ट फुटनोट में। और जो इसका सेकेंड वाला फुटनोट है, यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का जिक्र किया गया है। यहाँ पे अगेन ब्रुसाउज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का जिक्र किया गया है कि ब्रुसाउ साहब कैसे ब्लड लेटिंग करते थे और कैसे पेशेंट्स लॉन्ग टर्म में कमजोर होकर खत्म हो जाते थे। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली फर्स्ट पोर्शन ऑफ ये आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एफोरिज्म 74। एफोरिज्म 74 में कॉजेशन ऑफ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का बात है। 75 में अगर आप देखिएगा, 75 में अगर आप देखिएगा तो 75 में कैरेक्टर ऑफ क्रोनिक डिजीज का बात कहा गया है। 75 में कैरेक्टर ऑफ क्रोनिक डिजीज का बात कहा गया है कि, और यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला बात है, और एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि ये आर्टिफिशियल सबसे टफ डिजीज होम्योपैथी में कौन सा है क्योर करने के लिए? होम्योपैथिकली हैनीमैन ने किस डिजीज को सबसे टफ डिजीज का है क्योर करने के लिए? तो उन्होंने बोला है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का। दे आर, अंडरलाइन कर दीजिएगा, दे आर मोस्ट डिप्लोरेबल, मोस्ट इनक्यूरेबल, मोस्ट डिप्लोरेबल एंड मोस्ट इनक्यूरेबल। ठीक है, ये चीज आपको आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज में ही लिखा गया है। ओके, ये चीज आपको आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज में लिखा गया है।
ये हुआ करेक्टर के बारे में बात। तो एफोरिज्म 74 क्या है? एफोरिज्म 74 क्या है? एफोरिज्म 74 है आर्टिफिशियल कोरोनिक डिजीज का सर्वे एंड कॉजेशन के बारे में। कैसे होता है? कैसे होता है? लार्ज डोज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, लार्ज ईवर इंक्रीजिंग, रोज रोज उनका डोज बढ़ते रहता है ना, ईवर इन large dose of large ever increasing dose of एलोपैथिक मेडिसिन। ये हुआ एफोरिज्म 74। 75 एफोरिज्म 75 इसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। कैरेक्टर ऑफ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज कैसा होता है ये? तो मोस्ट इनक्यूरेबल, सबसे भयावह होता है। साइड की बातें, थोड़ा सा साइड में हट के अगर हम बात करें तो केंट साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज डोज से ही आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज क्रिएट किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इन्फिनिटेसिमल डोज में होता है, हाईएस्ट पोटेंसीज का अगर लार्ज इवर इंक्रीजिंग रिपीटेड डोज दे रहे हैं तो वो भी सबसे मोस्ट डेंजरस काइंड का आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। माइंड इट केंट ने कहा है एक जगह, केंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में कि आई वुड लाइक टू लिव इन बिटवीन द निग्रोज विथ डबल इज सोर्ड। निग्रो लोग बहुत खूंखार लोग होते हैं, निग्रो लोग, और वो लोग मतलब वाइल्ड लोग होते हैं, बहुत ही उन लोगों को गुस्सा आता है। तो बोले कि खुली दो धारी तलवारों के साथ अगर निग्रो लोग हैं तो उसके बीच में मैं रह लूंगा, बट आई वुड नॉट लाइक टू लिव विथ इग्नोरेंट होम्योपैथ्स विथ हाई पोटेंसी ऑफ मेडिसिन। मतलब सोच लीजिए कि नेटरम न्यूज में अगर जाइएगा देखिएगा तो केंट साहब बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से जो मतलब आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज पैदा होते हैं, दे आर द वर्स्ट क्रोनिक डिजीज ऑन द अर्थ। ध्यान देने वाली बात है। तो हनीमैन साहब के जमाने में तो मतलब उतने इग्नोरेंट लोगों को उनको देखने को नहीं मिला, बट केंट सर ने इस चीज को देखा और ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन से ही नहीं, इक्वली होम्योपैथिक मेडिसिन से भी किए जा सकते हैं और होते हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का कॉज हो गया, कैरेक्टर हो गया, दे आर मोस्ट इनक्यूरेबल। होम्योपैथी से भी जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में केंट साहब का यही मत है, यही कहना है कि वे बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये हो गया एफोरिज्म 75। नेक्स्ट एफोरिज्म इज एफोरिज्म 76। नेक्स्ट एफोरिज्म इज एफोरिज्म 76। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा क्या होता है आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, ये चीज देख लिया, कैसा होता है इनका कैरेक्टर ये देख लिया, जो कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हैं वो देख लिया। एक आर्टिकल था 1831 में जो पब्लिश हुआ हनीमैन साहब का, जिसमें पूरा आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का धज्जी उड़ाए हुए हैं, मतलब एलोपैथी कैसे क्या करते हैं उसको देख लिया। अब बचा क्या? अब बचा आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज को हम लोग कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें। तो ये चीज एफोरिज्म 76 में डिस्कस किया गया है। ये क्या है? एफोरिज्म 76 is management of artificial chronic disease। मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, ये हुआ
एफोरिज्म 76। एफोरिज्म 76 में क्या जिक्र किया गया है? कैसे हम लोग आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज को मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? ऑब्वियसली ये मेडिसिन के चलते हो रहा है, इवर इंक्रीजिंग लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन के चलते हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हैनीमैन साहब कि यहाँ पे मैनेजमेंट में यही चीज़ है कि उस मेडिसिन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके चलते जो वाइटलिटी कंटिन्यूअस एग्जॉस्ट हो रहा है वो रोका जाए। पहले उस पर जो अटैक हो रहा है कंटिन्यूअस वाइटलिटी पर, वाइटल फोर्स पे, उसको चेक किया जाए। वो चेक करने के बाद सेकेंड स्टेप में वाइटल फोर्स इससे खुद को ग्रेजुअली दिन, महीने, हफ्तों, सालों में रिकवर करेगा। इवन वाइटल फोर्स रिकवर नहीं भी कर सकता है। और ये जो है मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? यहाँ पे ट्रीटमेंट में जो इंसल्ट हो रहा था उसको रोक देना है, और उसके बाद वाइटल फोर्स को छोड़ देना है। वो ग्रेजुअली खुद से रिकवर करेगा। बट ये रिकवरी जो है डिपेंड करता है कि कितना इंसल्ट हुआ है वाइटल फोर्स का। मान लीजिए आप लगातार मेडिसिन देके किसी का किडनी का 50% फंक्शन को डैमेज कर दिए हैं, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो वो तो अब रिवर्सिबल नहीं होने जा रहा है। तो आगे फर्दर मतलब जो उसका अदर इफेक्ट्स है वो ग्रेजुअली कम होगा, बट दैट विल एग्जिस्ट। और इसके अलावा अगर बैकग्राउंड में कोई क्रोनिक मायाज्मा आपको दिख रहा है तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट दीजिए। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज दिख रहा है, क्रोनिक मायाज्मा दिख रहा है, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। 3 पोर्शन इसमें रहा। फर्स्ट पोर्शन कैरेक्टर कॉजेशन 74, सेकेंड पोर्शन कैरेक्टर 75, थर्ड पोर्शन ट्रीटमेंट 76। ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है। ट्रीटमेंट में बोला गया है एक ही चीज कि इसको वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा। इसको वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा। वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा। इसके लिए कोई मेडिसिन का जिक्र नहीं किया है। इसके लिए कोई मेडिसिन का जिक्र हैनीमैन साहब ने नहीं किया है। तो आई थिंक कि आप लोगों को आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज समझ में आया होगा। आजकल का जो दौर चल रहा है, इसको बोला जा रहा है इट इज इरा ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। WHO इसके लिए कितना मीटिंग कर चुका है और बोल रहा है कि ये जो इरा है एपिडेमिक हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्यों हो रही हैं? ऑब्वियसली लार्ज डोज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एलोपैथिक मेडिसिन। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि WHO मतलब इस पे कितना टेंस्ड है इसको लेके। सो ये मतलब आप लोगों का आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज का डिस्कशन मेरे एंड से हुआ। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।